जय हिंद साथियों, मैं आदेश आपका आपके अपने परिवार राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो हम सभी हिंदी का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे जो कि सीटेट का प्रीवियस ईयर है। उम्मीद है आप पूर्ण रूप से साथ देंगे, क्लास में शुरू से अंत तक बने रहेंगे। आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सभी अधिक से अधिक सपोर्ट करें, क्लास को लाइक करें, शेयर करें और अपने सभी साथियों, दोस्तों या कहीं पर भी उनसे बोलो थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लिया करें। अब हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। हमें दिया गया है गद्यांश। इस गद्यांश को पढ़कर हमें इसी से संबंधित क्वेश्चन को हल करना होता है। तो निर्देश दिया गया है 91 से 99 तक हमें इस गद्यांश से ही प्रश्न करना है। तो गद्यांश है, शिक्षा की बैंकिंग अवधारणा में ज्ञान एक उपहार होता है जो स्वयं को ज्ञानवान समझने वालों के द्वारा उनको दिया जाता है जिन्हें वे नितांत अज्ञानी मानते हैं। दूसरों को परम अज्ञानी बताना उत्पीड़न की विचारधारा की विशेषता है। वह शिक्षा और ज्ञान को जिज्ञासा की प्रक्रिया नहीं मानती। शिक्षक अपने छात्रों के समक्ष स्वयं को एक आवश्यक विलोम के रूप में प्रस्तुत करता है। उन्हें परम अज्ञानी मानकर वह अपने अस्तित्व का औचित्य सिद्ध करता है। छात्र हेगेलीय द्वंद्ववाद में वर्णित दासों की भांति आगे बढ़ा लेते हैं। दासों की भांति अलगाव के शिकार होने के कारण अपने अज्ञान को शिक्षक के अस्तित्व का औचित्य सिद्ध करने वाला समझते हैं। लेकिन इस फर्क के साथ कि दास तो अपनी वास्तविकता को जान लेता है कि मालिक का अस्तित्व उसके अस्तित्व पर निर्भर है, लेकिन ये छात्र अपनी इस वास्तविकता को कभी नहीं जान पाते कि वे भी शिक्षक को शिक्षित करते हैं। तो ये रहा हमारा गद्यांश और इस गद्यांश से क्वेश्चन पूछा गया है कि शिक्षा की बैंकिंग अवधारणा शिक्षा को किस रूप में प्रस्तुत करती है। तो हमें इन विकल्पों का चयन करना है कि कौन सा सही है। शिक्षा की प्रक्रिया में केवल परम अज्ञानी शामिल होते हैं। तो जैसा कि जब केवल मात्र इस प्रकार से शब्द आते हैं तो वह निगेटिव वर्ड होते हैं और यह तुरंत उस ऑप्शन को गलत कर देते हैं। सी ऑप्शन में केवल लिखा हुआ यह भी हमारा गलत हो जाएगा। शिक्षा में उपहारों का लेन देन होता है, नहीं। शिक्षा ज्ञान के लेन देन की प्रक्रिया है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गद्यांश के अनुसार छात्र अपनी किस वास्तविकता को नहीं जान पाते कि शिक्षक ज्ञानवान है, शिक्षा में ज्ञान ही सर्वोपरि है, शिक्षक पूर्णतः शिक्षित नहीं है, वे अज्ञानी हैं। तो सही विकल्प का चयन करना है। शिक्षक ज्ञानवान है, यह नहीं होगा। क्या है? शिक्षक पूर्णतः शिक्षित नहीं है। क्या नहीं जान पाते कि शिक्षक पूर्णतः शिक्षित नहीं है। तो राइट आंसर जो होगा हमारा वह ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इस गद्यांश के अनुसार शिक्षा की प्रक्रिया संपन्न होने के लिए अनिवार्य शर्त है। शिक्षक की उपस्थिति, शिक्षक का परम ज्ञान होना, छात्र का परम अज्ञानी होना, छात्र का सीखने के लिए उत्सुक होना। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा कि शिक्षक की उपस्थिति हमें जरूरी होती है। शिक्षक का परम ज्ञानवान होना यह नहीं होता और छात्र का परम अज्ञानी ऐसा भी नहीं होता है। छात्रों को सिखाने के लिए उत्सुक होना,
शिक्षक की उपस्थिति अनिवार्य शर्त होती है। जब शिक्षक होगा तो वह बच्चों को सब कुछ सिखा देगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गद्यांश के अनुसार उत्पीड़न की विचारधारा की विशेषता क्या है? ज्ञान का उपहार है, शिक्षक श्रेष्ठ है और छात्रहीन है, आदर्श शिक्षक सदैव उत्पीड़क होता है, परम अज्ञानी का शोषण अनिवार्य है। तो ये ऑप्शन हमारे गलत हैं। शिक्षा ज्ञान का उपहार है, शिक्षक श्रेष्ठ है और छात्र हीन है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमें जो भी आंसर देना है इस गद्यांश के अनुसार देना होता है। तो हमने एक बार गद्यांश को पढ़ लिया है। आप क्या कर सकते हैं कि पेपर ऑफलाइन होगा तो आपके पास गद्यांश बार बार आप गद्यांश को देख सकते हैं। फिलहाल एक बार पढ़ लीजिए, 2 बार पढ़ लीजिए और जहाँ भी हो अंडरलाइन करके आप कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गद्यांश में डैश पर करारा व्यंग्य किया गया है, यानी गद्यांश पे किसके प्रति करारा व्यंग्य किया गया है? ज्ञानवान व्यक्तियों के, उत्पीड़ितों की दशा पर, शिक्षितों की दशा पर, या शिक्षक और छात्र के मध्य संबंध पर? किसके किया गया है? शिक्षक और छात्र के मध्य संबंध के बीच में ही बातें बताई गई हैं इस गद्यांश में। अगला क्वेश्चन है हमारा, जिज्ञासा शब्द से बनने वाला विशेषण है। हमें यहाँ पर जिज्ञासा से बनने वाला विशेषण के बारे में बताना है। जिज्ञासी नहीं होगी, जिज्ञासा वाला भी नहीं होगा, जिज्ञासाशील भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा? जिज्ञासु हो जाएगा। सही विशेषण जो इसका होगा वह जिज्ञासा से जिज्ञासु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में 2 प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है? हमें बताना है ऐसा शब्द है जिसमें 2 प्रत्यय लगे हुए हैं। प्रत्यय क्या होता है यह हमने पढ़ा रखा है, लेकिन फिर भी किसी भी शब्द के बाद में जब जुड़ता है तो वह हमारा प्रत्यय होता है। क्या होता है? प्रत्यय होता है। ज्ञानवान, ज्ञान में वान प्रत्यय जुड़ा है, जो कि यहाँ पर 2 प्रत्यय पूछा गया है, तो ऑप्शन बी नहीं होगा। विचारधारा, विशेषता, वास्तविकता में 2 प्रत्यय है। शब्द क्या है? वास्तव, इसमें पहला प्रत्यय है इक प्रत्यय, और जब दूसरा प्रत्यय है ये पहला प्रत्यय हो गया और ये दूसरा प्रत्यय है ता प्रत्यय। कौन सा? ता प्रत्यय। इक और ता प्रत्यय है तो वास्तविक ता, इसलिए हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा जो होगा वह ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तुत गद्यांश में नितांत शब्द का अर्थ है। हमें अर्थ बताना है नितांत शब्द का। क्या होगा? केवल, बहुत, एकांत। क्या हो जाएगा? जो अर्थ होता है नितांत का वह होता है बिल्कुल। क्या होगा? बिल्कुल होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उन्हें परम अज्ञानी मानकर वह अपने अस्तित्व का औचित्य सिद्ध करता है। रेखांकित शब्द की जगह किस शब्द का प्रयोग किया जा सकता है? यहाँ पर रेखांकित क्या है? सिद्ध। अब सिद्ध की जगह पर कौन सा शब्द हम लिख सकते हैं? प्रमाणित, प्रतिफलित, अंतर्निहित या प्रतिस्थापना। तो हम क्या करेंगे? औचित्य प्रमाणित करता है, तो राइट आंसर हमारा प्रमाणित हो जाएगा। क्या होगा? प्रमाणित होगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 110 से 14 सबसे उचित विकल्प का चयन करना है। यहाँ पर क्या होगा? हमें एक से अधिक विकल्प सही लगेंगे, लेकिन हमें चुनना क्या है? जो सबसे ज़्यादा सही होगा उसे हमें चुनना है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहानी,
कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे केवल मूल्यों का अर्जन करते हैं। तो हमने पहले भी बता दिया, जहाँ पर केवल शब्द आएगा वह नेगेटिव होगा और वह विकल्प तुरंत गलत हो जाएगा। तो ध्यान दें, तो पहले में भी केवल है, दूसरे में भी केवल है और लास्ट वाले में भी केवल है, तो ये तीनों विकल्प गलत हो जाएंगे। अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य है मुहावरे लोकोक्तियों का ज्ञान प्रदान करना। बच्चे कैसे होते हैं? छोटे होते हैं, तो उन्हें मुहावरे या लोकोक्तियों का ज्ञान नहीं देंगे। बी ऑप्शन है, कहानी कविताओं को दोहराने की कुशलता का विकास करना, रटाना नहीं है। तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता विकसित करना, नहीं। अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, लिखना डैश क्या है? बेहद जटिल प्रक्रिया है। हमें सही विकल्प करना है। बेहद जटिल प्रक्रिया है, नहीं। एक अनिवार्य कुशलता है जिसे जल्दी प्राप्त किया जाना है। एक तरह की बातचीत है। एक अत्यंत यांत्रिक प्रक्रिया है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा कि लिखना एक तरह की बातचीत है। क्या? एक तरह की बातचीत है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कक्षा 1 के बच्चे डैश एवं डैश से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं। घर परिवार पड़ोसी, घर परिवार परिवेश, घर परिवार दोस्तों, घर परिवार या टीवी, यानी वो अपने अनुभव प्राप्त करके ही आते हैं। जब बच्चा पढ़ने आता है तो उससे थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ ज्ञान होता ही है। तो कहाँ से होता है? घर परिवार और परिवेश, यानी घर से उसे होता है, घर के परिवार के सदस्यों से होता है, और जिस वातावरण में वो रहता है यानी परिवेश वो हो जाता है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ डैश से हो और किसी डैश के लिए। प्रारंभ यानी अर्थ से हो और किसी उद्देश्य से हो। ऑप्शन बी इसी प्रकार देखेंगे, अक्षर ज्ञान, मनोरंजन, पहचान शब्द पहचान, मूल्यांकन, अक्षर ज्ञान और उद्देश्य दिया गया है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा कि प्रारंभ अर्थ से हो और किसी उद्देश्य के लिए हो। तो राइट आंसर जो होगा हमारा वह ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? हमें क्या बताना है? हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाकर पढ़ने का प्रयास करना, चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना, बच्चों की घर की भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध बनाते हुए उसे विस्तार देना, सुनी गई बातों को ज्यों का त्यों दोहराना। तो ये भी नहीं होगा। हमसे उद्देश्य नहीं है पूछा था, इसलिए सुनी गई बातों को ज्यों का त्यों दोहराना, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बाकी ये तीनों सही हैं, लेकिन हमसे नहीं है पूछा गया था, इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही होगा। आगे देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है? भाषा के कौशल अंतः संबंधित होते हैं। भाषा के सभी कौशलों को नए सिरे से सिखाने की आवश्यकता होती है। या भाषा कौशल
एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। भाषा के चारों कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का कि भाषा कौशल अंतः संबंधित होते हैं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाषा डैश और डैश का एक उत्तम साधन है सुनने, बोलने, सोचने, पढ़ने, लिखने, संप्रेषण, सोचने, महसूस करने, चीज़ों से जुड़ने, पढ़ने, लिखने, समझने। तो हमें यहाँ पर क्या है, सही विकल्प क्या होगा? भाषा सोचने, महसूस करने और चीज़ों से जुड़ने का एक उत्तम साधन है। यानी राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण डैश पर बल देता है। यानी किस दृष्टिकोण पर बल देता है? अनुकरण, रचनात्मकता, भाषा प्रयोग या अभिव्यक्ति। तो किस पर बल देता है? अनुकरण पर बल देता है। किस पर देता है? व्यवहारवादी दृष्टिकोण अनुकरण पर बल देता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है नासिरा पढ़ते समय अनेक बार अटकती है। नासिरा जो है वह पढ़ती है तो अनेक बार रुक जाती है यानी अटक जाती है। उसे पढ़ने में कठिनाई होती है। उसकी समस्या मुख्यता से संबंधित है। पठन आरुचि, बुद्धि लब्धि, डिसलेक्सिया या डिसग्राफिया। तो इन चारों विकल्पों में से हमें सही विकल्प का चयन करना है। तो क्या है? जो नासिरा है वह डिसलेक्सिया से पीड़ित है। उसे पठन विकार है। क्या है? उसे पठन विकार है, डिसलेक्सिया से पीड़ित है। तो राइट आंसर जो होगा हमारा वह ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा में डैश पर सबसे अधिक बल दिया जाता है। कविता दोहराने। बिल्कुल गलत, कविता दोहराने पे नहीं होता है। कहानी सुनने, पत्रकों या परस्पर अंतःकरण। कहानी सुनने भी नहीं होगा और कार्यपत्रकों भी नहीं होगा। क्या होगा? अंतः क्रिया होगा, परस्पर अंतः क्रिया। जब हम परस्पर अंतः क्रिया करते हैं तो वह अधिक सही तरीके से, अधिक प्रभाव से हम सीख सकते हैं, इसीलिए इस पर बल दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, अतः उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है। उनकी भाषाओं को सीखना सभी शिक्षार्थियों के लिए अनिवार्य है। ऑप्शन सी, भाषा की पाठ्य पुस्तक में उनकी सभी भाषाओं के शब्द वाक्य होना अनिवार्य है। उनकी सभी भाषाओं की जानकारी शिक्षक के लिए अनिवार्य है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा कि जो अलग अलग पृष्ठभूमि के बच्चे हैं उनकी भाषा का हमें सम्मान देना चाहिए, सम्मान देना अनिवार्य है। और उस भाषा को एक दूसरे के साथ साधन के रूप में प्रयोग करेंगे। किसके? साधन के रूप में। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका है। किसी पाठ की 5 पंक्तियाँ पढ़वाना। नहीं, पंक्तियाँ पढ़वाना कौन सा है? पंक्तियाँ पढ़वाना तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। फिर है बच्चों के चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना। बच्चों से पत्र लिखवाना कहाँ से होगा? बच्चों से प्रश्नों के उत्तर लिखवाना नहीं। क्या होगा? बच्चों के चित्रण और प्रश्न पूछने के अवसर देना। जब हम बच्चों को अवसर देंगे तो वो प्रश्न पूछेंगे। जब प्रश्न पूछेंगे तो उन्हें जिज्ञासा होगी जानने की। तो क्या होगा? राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा?
लड़की ने किसके दाम नहीं बताए? लड़की टोकरी में क्या बेच रही थी? यदि तुम आम बेचोगे तो कितने दाम लोगे और क्यों? आजकल आम का दाम कितना है? तो क्या था? भाषा क्षमता की सही आकलन करना। यदि तुम आम बेचोगे तो कितने दाम लोगे और क्यों? तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए? छोटी रचनाएं, रोचक विषय वस्तु या रंगीन चित्रण, सरल जानकारी। तो क्या होना चाहिए? रोचक विषय वस्तु होना चाहिए। बाल साहित्य में क्या हो? रोचक विषय वस्तु हो, ताकि बच्चा आकर्षित हो, तब बच्चे का मन पढ़ने में बहुत अच्छे तरीके से लगेगा। आगे देखते हैं। आगे हमें एक पद्यांश दिया गया है, काव्य दिया गया है। इस कविता को हमें पढ़ना है और इससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, उसका हमें सही उत्तर देना है। तो पंक्ति क्या है? नहीं झुका करते जो दुनिया से, करने को समझौता, ऊंचे ऊंचे सपनों को देते रहते जो न्योता, दूर देखती जिनकी पैनी आंख भविष्य का तक चीर, मैं हूँ उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़। तो ये हमारा पद्यांश दिया गया है। इस पद्यांश से हमें पढ़कर कई सारे प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं, इसका हमें अर्थ निकालना होता है, और पूरी तरीके से अगर नहीं भी निकाल सकते तो कुछ कुछ अंदाज़ा लगता है, तब भी हम क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। तो आगे क्वेश्चन पहले देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन क्या है? कविता की पंक्तियों के अनुसार कविता किसके पक्ष में खड़ी है? जो स्वाभिमानी, साहसी और निर्भीक हैं, जो केवल सपनों में खोए हैं। तो मैंने पहले ही बताया था, जैसे केवल आया तो क्या हो जाएगा? वह निगेटिव होता है, वो गलत ही हो जाएगा। जो उजाला फैलाते हैं, जो समझौता करके शांति फैलाते हैं, जो स्वाभिमानी, साहसी और निर्भीक हैं। तो सबसे सटीक और सबसे सही विकल्प हमारा ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें आंसर देना होता है और हम सभी चयन कर लेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति की दृष्टि कैसी होनी चाहिए? अंधकार को चीरने वाली, दूर की चीज़ों को साफ साफ देखने वाली, दूरदर्शिता से लैस या भविष्य का अंधेरा दूर करने वाली। तो राइट आंसर क्या होगा कि दूरदर्शिता से लैस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दूरदर्शिता से लैस, यानी हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऊंचे से ऊंचे सपनों को निमंत्रण देने का भाव है। ऊंचे से ऊंचे सपनों को निमंत्रण देने का भाव है। ऊंचे सपनों को आमंत्रित करना, उच्च कोटि के सपने देखना और उन्हें साकार करने का प्रयास करना, स्वप्नशील रहना, सपनों को आमंत्रित करना। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? उच्च कोटि के सपने देखना और उन्हें साकार करने का प्रयास करना। जब तक हम कोई ऊंचा सपना नहीं देखेंगे, यानी बड़ा चीज़ करने की नहीं सोचेंगे, तब तक हमें कुछ नहीं कर सकते हैं। और जब उसे देखेंगे तो उन्हें साकार करने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए, तभी वो हम वहाँ तक बढ़ सकते हैं, पा सकते हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तम शब्द का पर्याय है। पर्याय तम का हमें पर्यायवाची शब्द बताना है। यामिनी, रात, अंधकार, निशा। तो क्या हो जाएगा? तम शब्द का पर्याय अंधकार होता है। क्या होता है? अंधकार होता है। राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है हमारा,
नहीं झुका करते जो दुनिया से, पंक्ति में किसके सामने न झुकने की बात की गई है? विषम परिस्थितियों और अन्याय के सामने, दुनिया के सभी देशों के सामने, अन्यायी राजाओं के सामने, दुनिया के व्यक्तियों के सामने। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? विषम परिस्थितियों और अन्याय के सामने। राइट आंसर विषम परिस्थितियों और अन्याय के सामने न झुकने की बात कहता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। हमारे सीटेट में 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिंदी के, जो कि 15 क्वेश्चन गद्यांश पद्यांश यानी काव्य से होता है, और उसी गद्यांश के अंतर्गत हम इसे समास हो गया या संधि हो गया या पर्यायवाची हो गया, प्रत्यय उपसर्ग, ये सब पूछ लिया जाता है। और जो 15 क्वेश्चन होते हैं वह शिक्षण शास्त्र से पूछा जाता है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। सीधी रीढ़ का आशय है क्या? सीधी रीढ़ का आत्मनिर्भर होना, सीधी बात कहना, स्वाभिमानी और स्वावलंबी होना, अभिमानी होना। तो राइट आंसर क्या होगा? स्वाभिमानी और स्वावलंबी होना। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन थे। 30 क्वेश्चन हिंदी का सीटेट के लिए प्रैक्टिस सेट था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। बस ये है कि PDF नहीं प्रोवाइड करा पाता हूँ क्योंकि उतने पैसे होते नहीं हैं। जब आप लोग साथ देंगे, सहयोग देंगे तो कुछ अर्निंग होंगी, तब हम उसी से PDF बनवा सकते हैं। तो उम्मीद है आप सभी अधिक से अधिक सहयोग करेंगे, क्लास को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और जितने भी घर में जिनके भी मोबाइल हो सब में क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।